हेलो एवरीवन, मेरा नाम है शिव और मैं आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल इकोनॉमिक्स बाय शिव किशोर में। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है दोहरी गणना की समस्या। चैप्टर 4 चल रहा है राष्ट्रीय आय का और इस चैप्टर का नाम है राष्ट्रीय आय की माप। तो आइए देरी ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं परिभाषा। इस क्वेश्चन में दोहरी गणना की समस्या क्या होती है तथा इसे कैसे बचा जाए, ये दो क्वेश्चन पूछे गए हैं इसी के अंदर। तो हम बात करते हैं आगे, ठीक है। तो पहले हम बात करते हैं परिभाषा। राष्ट्रीय आय आय की गणना में किसी वस्तु को वस्तु या सेवा का एक से अधिक बार गिना जाना ही दोहरी गणना की समस्या कहलाती है। ठीक है, ये था परिभाषा कि दोहरी गणना की समस्या क्या कहलाती है साधारण शब्दों में कहा जाए तो। ठीक है, अब इसको बात करते हैं उदाहरण द्वारा। उदाहरण द्वारा समझते हैं। देखते हैं। देखिए, मान लीजिए कि एक किसान 100 kg गेहूं को ठीक है, तो मान लीजिए किसान है जो 100 किलो गेहूं का उत्पादित करता है। ठीक है, उत्पादित करता है। ठीक है, और उसे मिल वाले को, यानी जो आटा मिल होती है, मिल वाले को यानी वो आटा चक्की को 400 रुपये में बेच देता है। अब किसान के लिए 400 रुपये का गेहूं अंतिम उत्पाद है। ठीक है, ये हमारा एग्जाम्पल भी चालू हुआ है। इसका एग्जाम्पल पहला पॉइंट समझ में आया आपको कि मान लीजिए किसान जो 100 kg गेहूं का उत्पादित करता है और उसे मिल वाले को या आटा चक्की को 400 रुपये में बेच देता है। ठीक है, अब बात करते हैं, अब किसान को लिए 400 रुपये का गेहूं अंतिम उत्पाद है। किसान के लिए, सिर्फ ध्यान रखना, सिर्फ किसान के लिए, नोट करना यहाँ पर। अगले पेज चलते हैं। दूसरा,
दूसरा पॉइंट देखते हैं। अब आटा मिल वाले के आटे मिल वाले के लिए गेहूं एक मध्यवर्ती वस्तु है। मध्यवर्ती वस्तु यानी इसका रूप चेंज करके, कुछ पैसा ऐड करके उसका रूप चेंज करके, ये आटे से गेहूं का डबल रोटी बनाना उसे बोलते हैं मध्यवर्ती वस्तु। आगे बेचने के लिए बनाई जाती है उसे मध्यवर्ती वस्तु कहते हैं। ठीक है, अब क्या है ये आटा, क्या है आटे मिल वाले के लिए आटा गेहूं है, गेहूं एक मध्यवर्ती वस्तु है। ठीक है, और मिल वाला कह रहे हैं मिल वाला गेहूं को आटे में बदल देता है और उसे बेकरी वाले को 600 रुपये में बेच देता है। अब मिल वाले के लिए मिल वाले के लिए 600 रुपये का आटा एक अंतिम वस्तु है। ये बात समझ में आई आपको? अब क्या है, मिल वाले के लिए जो आटा है वो क्या बन गया, अब अंतिम वस्तु बन गया। गेहूं क्या उसके मध्यवर्ती वस्तु था, उन्हें रूप चेंज करके आगे बेचना है तो वो क्या है उसका अंतिम उत्पाद हो जाएगा, कह सकते हो। ठीक है, अगला बात करते हैं हम थर्ड वाले की। तो उसमें क्या है, बेकरी वाले को बेच दिया उसने, ठीक है, तो उसके अंतिम वस्तु है। अब बेकरी वाले के लिए, अब बेकरी वाले के लिए आटा एक मध्यवर्ती वस्तु है। अब बेकरी वाला आटे से ब्रेड यानी डबल रोटी बनाता है और संपूर्ण रोटी को 800 रुपये में दुकानदार को बेच देता है। अब डबल रोटी बेकरी
वाले के लिए अंतिम वस्तु है। ये तीसरा पॉइंट समझ में आया। अब हम बात करते हैं अगले पॉइंट की। ठीक है, अब क्या होता है यहाँ पर, अब दुकानदार की बात आती है। ये था आटा मिल, ये बेकरी वाला, अब आएगा दुकानदार। ठीक है, वो किसान तो चला गया पिछला। ठीक है, अब चौथा पॉइंट ये है कि दुकानदार सारी डबल रोटी को 900 रुपये में ग्राहक को बेच देता है। ठीक है, यहाँ पर ये क्या है, हमारा क्या है, एग्जाम्पल थोड़ा सा आधा पूरा होता है, थोड़ा सा कम। ठीक है, अब जरा ध्यान देने वाली बात है, अब जरा ध्यान देना यहाँ पर, यहाँ तो खेला क्या करा जाएगा। अब देखो, उत्पादन का मूल्य क्या होता है, ध्यान देने वाली बातें। ठीक है, उत्पादन का मूल्य देखते हैं। 400 रुपये किसका था, गेहूं का प्राइस था। ठीक है, फिर क्या है, 600 रुपये ब्रेड का प्राइस था, नहीं गेहूं का था, आटे का प्राइस हो गया। 800 रुपये डबल रोटी का, और फिर प्लस कर दिया हमने 900 रुपये दुकानदारी डबल रोटी का। ठीक है, तो टोटल जो हमारा बैठता है वो होगा 2700 रुपये। ठीक है, अभी 2700 रुपये पर, इसलिए बेच बढ़ते हैं। देखिए, अब इस उदाहरण में दोहरी गणना को देखते हैं। देखिए, यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर क्या है, 400 रुपये, 600 रुपये, 800 रुपये, 900 रुपये, 27 रुपये, और इतना नहीं बैठना चाहिए। ये क्या है, दोहरी गणना है। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं हम, दोहरी गणना। इसे लिख देता हूँ मैं, यह है दोहरी गणना है। अब हम बात करते हैं इसकी। ठीक है, ठीक है, अब इस दोहरी गणना को समझ लेते हैं। अब देखिए, फर्स्ट ए पार्ट, इसी प्रकार गेहूं के मूल्य को 4 बार मापा गया। बी, आटे के मूल्य को इसी प्रकार 3 बार मापा गया।
और डबल रोटी के मूल्य को दो बार मापा गया। ठीक है, इसी को हम दोहरी गणना कहते हैं। ठीक है, ये दोहरी गणना है। ठीक है, अब ये कैसे मापा गया 4 बार? देखो, जो हमारा ब्रेड था वो कितने का था, मतलब डबल रोटी जो ब्रेड था दुकानदार के पास कितने का था? 900 रुपये का। दुकानदार 900 रुपये का क्या है, दुकानदार के पास 900 रुपये ब्रेड था। उस 900 में क्या है, 4 बार तो हमने इसे नाप लिया, 4 बार कि भाई साहब पहले भी हमने इसमें क्या, फिर हमने ब्रेड में भी जोड़ लिया, फिर उसके अंदर क्या आटे में भी जोड़ लिया, फिर गेहूँ में जोड़ लिया, फिर उसमें क्या है, ऐसे तो बहुत बढ़ जाएगा, 2700 रुपये हो जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं होता है। अब देखो, इस वाले एग्जाम्पल को 3 बार, 4 बार और 2 बार कैसे कैसे उसको मापा गया बार बार से, उसको समझने के लिए हमें इसको कैसे बचना चाहिए वो हम समझ लेते हैं, वो आपको समझ में आ जाएगा ऑटोमेटिक। ठीक है, आइए देखते हैं, करता हूँ उसको अंडरलाइन ताकि आपको समझ में आ जाएगा अच्छे से। देखो, दोहरी गणना की समस्या को दूर करने के उपाय। ठीक है, दूर करने के उपाय। देखिए, दोहरी गणना की समस्या को दूर करने के उपाय जो हमने पूछा, ऊपर एग्जाम्पल दिया था इसके बारे में, कितनी बार मापा गया है, वो इसमें सॉल्व होएगा, कैसे मापा गया है और कैसे हम इसको दूर कर सकते हैं। देखो, इसे हम अंतिम उत्पादन विधि द्वारा हल कर सकते हैं। देखिए, इसी विधि के अनुसार राष्ट्रीय आय को ज्ञात करते समय इसको देख, ज्ञात करते समय केवल अंतिम वस्तुओं के मूल्य को शामिल करना चाहिए। ठीक है, अब देखिए ये क्या है, इस विधि के द्वारा राष्ट्रीय आय को ज्ञात करने के लिए करते समय केवल अंतिम वस्तुओं के मूल्य को शामिल करना चाहिए। जितने भी सारे हमने एग्जाम्पल देखे थे इसके अंदर, जरा ध्यान देना,
कि अंतिम वस्तु क्या है यहाँ पर, डबल रोटी थी। इसके लिए अंतिम वस्तु क्या है, एक आटा है। इसके लिए अंतिम वस्तु क्या है, गेहूँ है। ठीक है, तो यहीं पर ही हमने सारी ध्यान देनी है कि हमें क्या है, सिर्फ केवल अंतिम वस्तुओं के मूल्य को ही ज्ञात करेंगे। ठीक है, अब बात करते हैं आगे। जो पीछे दिया गया उदाहरण था उसे बात करते। दिए गए उदाहरण में अंतिम ग्राहकों को बेची गई 900 रुपये की डबल रोटी के मूल्य को ही राष्ट्रीय आय में शामिल करना चाहिए। क्योंकि इस क्योंकि का जवाब हम नेक्स्ट पेज पे देंगे। क्योंकि इस डबल रोटी के मूल्य में गेहूं, आटा, और डबल रोटी का मूल्य पहले से ही शामिल है। ठीक है, ये बात समझ में आ गई आपको। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला पॉइंट क्या है हमारे पास, देखिए। इस विधि में प्रत्येक उत्पादक द्वारा की गई मूल्य वृद्धि के योग को राष्ट्रीय आय में शामिल करना चाहिए। ठीक है, उदाहरण में किसान द्वारा की गई मूल्य वृद्धि ₹400 है और मील वाले की मूल्य वृद्धि ₹200 है। इसी प्रकार
बेकरी वाले की मूल्य वृद्धि भी 200 रुपये है। तथा दुकानदार द्वारा मूल्य वृद्धि भी 100 रुपये है। जब हम 400 रुपये प्लस 200 रुपये प्लस 200 रुपये प्लस 100 रुपये जोड़ते हैं तो हमें 900 रुपये प्राप्त होते हैं। 900 रुपये प्राप्त होते हैं, ठीक है। इसे हम राष्ट्रीय आय में शामिल करेंगे। एक और बात जो छोटी सी समझने वाली बात है कि मैं आपको समझाता हूँ। देखिए, मूल्य वृद्धि निकालने का फॉर्मूला होता है अंतिम माइनस प्रारंभिक। क्या होता है? मूल्य वृद्धि निकालने में होता है उत्पादन का मूल्य। एक मिनट, जब हम देखिए यहाँ पे एक चीज़ समझाता हूँ आपको मैं। यहाँ पर क्या है, इस विधि के अनुसार कहाँ गया ये रहा। देखिए इस विधि के अनुसार क्या है, हमारे पास 100 kg क्या है, उत्पादित मिल वाले के लिए आटा है, ठीक है, आटा बेचता है। और इसमें क्या है, किसान के लिए 400 रुपये गेहूँ एक अंतिम वस्तु है, किसान के लिए अंतिम वस्तु है। और मिल वाले के लिए क्या है, अंतिम वस्तु है, ठीक है। अब इसमें क्या है, जो मध्यवर्ती वस्तुएं हैं और अंतिम वस्तुएं, जब इन दोनों को माइनस करेंगे तो क्या होगा, हमारे पास क्या मिलेगा। देखिए मध्यवर्ती वस्तु माइनस अंतिम वस्तु, तब जाके क्या निकलेगी, मूल्य वृद्धि कितनी हुई है, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है, मूल्य वृद्धि कितनी हुई है, ये जानने के लिए क्या है, मध्यवर्ती वस्तु और अंतिम वस्तु है, ठीक है। अब यहाँ पर एक चीज और देना है, किसान के लिए क्या है, मध्यवर्ती वस्तु किसान वाले के लिए, फिर माइनस अंतिम वस्तु कौन सी है, मील वाले के लिए। तब जाके मूल्य वृद्धि निकल कर आएगी। अब किसान ने कितना उगाया था भाई से 400, और मील वाले के लिए क्या है, गेहूं के अंतिम वस्तु 600, तो कितना आएगा हमारे पास, ये आएगा हमारे पास 200। अभी शायद समझ में आ गया होगा आपको, ठीक है। ये छोटा सा एग्जांपल था, मैंने बता दिया कैसे करना है, कि इसमें क्या है, पिछली वाली मध्यवर्ती और आने वाली अंतिम वस्तु को माइनस करेंगे, तब जाके हमारे निकल कर आता है कि हाँ मूल्य में कितनी वृद्धि हुई, मूल्य वृद्धि बोलते हैं उसे। और इसी तरह से हमारा एग्जाम्पल यहीं समाप्त हो जाता है। ये मैंने एक्स्ट्रा बताया है, इसको आप करना ना करना वो आपके ऊपर है, बस यहाँ तक करा दो। अगर यहाँ समझ में आता है तो ठीक है, इसको आप टेस्ट कर सकते हो एज अ एक्सपेरिमेंट अपनी बुक के अंदर, तो आप कर सकते हो। अदरवाइज यहाँ तक आपका क्या एग्जाम्पल क्लियर हो जाता है और ये क्वेश्चन भी समाप्त हो जाता है। अगर आपको समझ में आया हो क्या क्वेश्चन, तो मुझे कमेंट करिए और बताइए कि अच्छा लगा है, समझ में आया है, नहीं समझ में आया है, कौन सा पॉइंट कहाँ पर अटक रहे हो वो मुझे कमेंट कर दीजिए। मैं आपको कमेंट में ही सोल्यूशन देने की कोशिश करूँगा अच्छे तरीके से। तो अब तो मैं आपसे विदा लेता हूँ और मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में।